नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक ज्योतिषी बनने के लिए जन्म पत्री में कौन से योग होने चाहिए। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक ज्योतिषी बनने के लिए आपकी जन्म पत्री में किन भावों का योगदान होता है। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो प्रमुखता से सामने आते हैं, और अगर जन्म कुंडली में आपके ये योग बनते हैं तो आखिर वो कौन सी दशाएं हैं जिन दशाओं में कोई जातक ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए जाता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में ज्योतिषी बनने के लिए कौन से योगों का वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज के इस वीडियो में हम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर के एन राव सर की जन्मपत्री को एनालाइज करेंगे। आज के इस समय में उनसे बड़ा ज्योतिषी शायद ही कोई दुनिया में है। ये सर की जन्मपत्री है और हम इस पे भी अभी इन सारे रूल्स को लगा करके देखेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो सर को इतना प्रसिद्ध उन्होंने ज्योतिषी बनाया। सर की कही हुई सारी बातें आखिर सच होती थी, और अभी भी वो जो कोई भी प्रिडिक्शन देते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, चाहे वो मेदिनी ज्योतिष के लिए हो, चाहे वो एक जातक के लिए हो। तो जो भाव लिए जाते हैं उन भावों में सबसे पहला भाव प्रथम भाव होता है। आपको लाइफ का कोई भी एरिया अगर जन्मपत्री में देखना है, चाहे आपको प्रोफेशन देखना है, चाहे आपको मैरिज देखनी है, चाहे आपको संतान देखनी है, चाहे आपको रोग ऋण रिपु कुछ भी देखना है, आप प्रथम भाव को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो बाकी भाव होते हैं ये उन भावों के साथ हमेशा लिया जाता है। प्रथम भाव की ताकत को हमेशा देखा जाता है कि उस बंदे में आखिर कितनी क्षमता है कठिनाइयों से बाहर आने की, जीवन में राइज करने की। तो पहले भाव को हम नहीं छोड़ सकते हैं, पहला भाव यहाँ पे हमेशा लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा भाव है वो है आपका सेकंड हाउस। ये सभी लोग जानते हैं क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, और एक ज्योतिषी के लिए प्रभावशाली वाणी का होना बहुत जरूरी है। एक ज्योतिषी के अंदर वाक पटुता का होना बहुत जरूरी है, और अगर उसको वाक सिद्धि मिल जाए तो उसका हर प्रिडिक्शन सक्सेसफुल होता है। तो सेकंड हाउस की भी बहुत ज्यादा अहमियत है यहाँ पे। इसके अलावा जो तीसरा भाव है वो है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव सभी जानते हैं कि पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, पढ़ाई का भाव होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचम भाव मनुष्य की ग्रहण क्षमता का होता है। वो किसी चीज को कितनी जल्दी ग्रेस्प कर सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी भाव हो जाता है। यहाँ से काफी चीजें निकल करके आती हैं, केवल संतान ही नहीं आती है। तो एक ज्योतिषी जो होता है उसके लिए कई बार जन्म पत्री में ऊहापोह की स्थिति होती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें जो डिफरेंशिएट मनुष्य करता है, ज्योतिषी करता है, वो फिफ्थ हाउस से ही करता है। एक अच्छा फिफ्थ हाउस जो होता है उसको वहां पे हेल्प करता है कि नहीं, यहाँ पे इस समय ये चीज आएगी, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस से संतान भी आती है और वहां से आपकी एजुकेशन भी आती है। तो कई बार फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस मनुष्य के जीवन में या तो एजुकेशन अच्छी होती है या उसकी संतान अच्छी होती है। कोई एक चीज उसकी वीक होती है, कोई एक चीज स्ट्रांग होती है। तो वहां पे एक अच्छा ज्योतिषी वहां से फिर आगे वर्गा चार्ट्स में जाता है, उससे रिलेटेड वर्गा चार्ट्स को देखता है। तो ये सारी चीजें जो उसमें योग्यता होती है वो फिफ्थ हाउस से आती है। इसके अलावा बहुत जरूरी जो ज्योतिषी पार्ट होता है वो तो होता है गणना का। देखिए, प्रिडिक्शन तो बहुत बाद में आता है, एक अच्छे ज्योतिषी को हमेशा गणना करना आना ही चाहिए। आजकल के समय में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होते हैं, हम उसमें डिटेल्स वगैरह डालते हैं और हमारे सामने जन्म पत्री आ जाती है, ग्रहों का बल आ जाता है, दशाएं, वर्गा चार्ट सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये हमारी आसानी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में एक ज्योतिषी को गणना करना आना चाहिए। एक अच्छा ज्योतिषी अपने मन में ही बहुत ही जल्दी नवांशा चार्ट को कैलकुलेट कर लेता है। बहुत ही जल्दी उसको पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह, अगर वो खुद से बना रहा है, कि कौन सा ग्रह कितना स्ट्रांग होता जा रहा है आगे को। तो इसके लिए गणना करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब कहाँ से आएगा? ये सब उसको मिलेगा फिफ्थ हाउस से। और इसके अलावा जो हमारा अगला भाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, वो है हमारा अष्टम भाव। जी हाँ, अष्टम भाव को हम सभी लोग खराब रूप में देखते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जो ऑकल्ट साइंस है वो एट्थ हाउस से आती है। जो ऐसी विद्याएं होती हैं, ज्योतिष वाली विद्या होगी या पुरानी जितनी भी विद्याएं होती थी, वो सारी की सारी अष्टम भाव से आती है।
और एक अच्छी ज्योतिषी की जन्म पत्री में प्रथम भाव का अष्टम से संबंध आपको अवश्य मिलेगा, बहुत मिलेगा। और वहां पे या तो लग्नेश अष्टम में होगा या एट्थ लॉर्ड लग्ना में होगा, या दोनों साथ में कहीं पे लग्ना लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड साथ में होंगे, या दृष्टि दे रहे होंगे, या नक्षत्रों का परिवर्तन होगा, किसी ना किसी तरीके से रिलेशन जरूर बनेगा। तो पहले आप इन भावों को चेक करिए। वैसे तो और भाव भी होते हैं, लेकिन प्रमुखता से जो लिए जाते हैं ये 4 भाव लिए जाते हैं। अब यहाँ पे इन भावों के बीच जितना गहरा संबंध होगा पहले, दूसरे, पांचवें और आठवें भाव के, उतना ही ज्यादा संभावना बन जाएगी। योग तो बहुत बाद में आते हैं, पहले हमें अपनी जन्मपत्री में भावों को देखना होता है और ग्रहों को देखना होता है कि आखिर उनमें कितनी पावर है, क्या वो मनुष्य ज्योतिष को सीख भी सकता है या नहीं सीख सकता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का नाम आता है। देवगुरु बृहस्पति वेदांत को, वेदांग को, ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को, आदर्शवादिता को, आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है या शायद ना भी पता हो, जो ज्योतिष है वो हमारे वेदों का छठा अंग है। इसको वेदों का चक्षु कहा जाता है, वेदों की आंखें हैं। ये ज्ञान सीधे सीधे वेदों से निकल करके आया है, यानी कि ये ईश्वरीय वाणी है। ये किसी मनुष्य के द्वारा तो बहुत बाद में आया, पहले ये ईश्वर के मुंह से निकला था ये सारा ज्ञान। तो देवगुरु बृहस्पति इन सारी चीजों को दिखाते हैं। आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी आदर्शवादिता है, वो सब कुछ देवगुरु बृहस्पति दिखाते हैं। तो बृहस्पति का जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। कोई बात नहीं, बृहस्पति आपका एग्जॉल्टेड ना हो या स्वराशि का ना हो, वो किसी साइन में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अच्छी स्थिति में हो, अच्छे भाव में बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। और अगर वो D1 में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो कम से कम D9 में तो इम्प्रूव कर जाए। तो अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो वो दिखा देते हैं कि ऐसा मनुष्य ज्ञानी होगा। और गूढ़ विद्या की ओर आकर्षित होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लग्न का अगर अष्टम से रिलेशन होगा तो ऐसा जो मनुष्य होगा वो जिंदगी में गूढ़ विद्या की ओर, ऑकल्ट साइंस की ओर जरूर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जन्म पत्री में वो एक अच्छी स्थिति में होने चाहिए। देखिए, एक जो ज्योतिषी होता है वो दूसरे को एडवाइस देता है, तो उसका खुद का भी अच्छा होना जरूरी है। जब तक उस ज्योतिषी के अंदर एक आदर्शवादिता नहीं होगी वो किसी को अच्छी सलाह नहीं दे सकता है। और आइडियलिज्म जो है वो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही मनुष्य को मिलता है। दूसरा ग्रह यहाँ पे जो लिया जाता है वो है बुध ग्रह। ये दो ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो लोग इसमें शनि को, केतु को, पता नहीं किस किस को जोड़ देते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन प्रमुखता से अगर ये ग्रह आपकी जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में है तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं। तो हम बुध के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह जो होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेनेट है। बुध अगर आपकी जन्म पत्री में केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, अच्छी स्थिति में होगा या नवांशा में अच्छा हो जाएगा, तो ये दिखाता है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप किसी चीज को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और जो आपकी कैलकुलेशन है वो सारी बुध के द्वारा ही आती है। जो ज्योतिषीय गणना आप करते हैं उसके लिए बुध का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो तो ग्रह हो गए आपके। इसके अलावा दो भावेश भी यहाँ पे लिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला भावेश है आपका लग्नेश, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लग्न लॉर्ड का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लग्नेश आपका वेल प्लेस्ड हो। अगर लग्नेश आपका अष्टम में भी गया है तो कम से कम वहां पे अच्छी स्थिति में हो। वो वहां पे अगर अष्टम में गया है या तो शुभ ग्रहों के साथ हो या अकेला हो, अच्छी स्थिति में होगा तो भी वो स्ट्रांग माना जाएगा। तो लग्नेश को देखना जरूरी है। इसके अलावा आप सेकंड लॉर्ड को देखेंगे। कई बार क्या होता है, जन्म पत्री में आप देखते हैं कि सेकंड हाउस पे बहुत ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन अगर सेकंड लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, आपका वर्गोत्तम हो रहा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है या अकेला भी बैठा है, तो वो एक अच्छी स्थिति है, या शुभ ग्रह से दृष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपने दो ग्रह लेने हैं, दो भावेश लेने हैं, और चार भाव मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम शास्त्रीय ग्रंथों को भी देख लेते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों में सबसे पहले मैं सरवार चिंतामणि की बात करती हूँ। सरवार चिंतामणि ने दो जगह इसको डिस्कस किया है। और पहले तो उन्होंने ये बोला है कि एक ज्योतिषी बनने के लिए आपके सेकंड लॉर्ड को बली होना जरूरी है, वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने बुद्ध की स्थिति पे भी ध्यान दिया है और गुरु की स्थिति पे भी ध्यान दिया है। और ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वहां पे यही कहा गया है
कि एक अच्छे ज्योतिषी के लिए जन्म पत्री में गुरु का, बुध का केंद्र त्रिकोण में या किसी और भाव में भी है तो वहां पे स्ट्रांग स्थिति में होना जरूरी है, साथ ही सेकंड लॉर्ड भी एक अच्छी स्थिति में हो। इसके अलावा सरवाड़ चिंतामणि एक बहुत ही सुंदर योग बताती है जो ज्योतिषी की जन्म पत्री में अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा योग है, और वो है बुध और गुरु का आपस में रिलेशन। अगर किसी की जन्म पत्री में आप देखते हैं बुध और गुरु साथ में हैं, चाहे वो D1 में या D9 में भी हो सकता है, तो सरवाड़ चिंतामणि कहती है कि ऐसे मनुष्य की बात को राजा और महाराजा भी मानते हैं। आप देखिएगा जिन ज्योतिषी की जन्म पत्री में आपको ये योग दिखेगा, और अगर वो कंसल्टेंसी करते होंगे, किसी को सलाह देते होंगे, तो उनकी सलाह लेने वालों में बड़े बड़े लोग भी होते होंगे, बड़े बड़े अफसर होते होंगे जो आजकल राजा के समान ही होते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे योग दिए गए हैं। अगर हम जातक परिजात को देखते हैं तो जातक परिजात का ये कहना है कि ज्योतिषी की जन्म पत्री में बृहस्पति का, बुध का और सेकंड लॉर्ड का अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। बस एक ही योग वहां पे दिया है। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम जातक तत्वम को भी देख लेते हैं। जातक तत्वम में 3 योग दिए गए हैं ज्योतिषी के लिए। वो योग किसी की भी जन्म पत्री में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्योतिषी नहीं बन सकता है। तो चलिए मैं आपको वो पढ़ करके बता देती हूँ। इनमें सबसे पहला जो योग दिया गया है जातक तत्व में वो है मरकरी एंड वीनस इन सेकंड हाउस और थर्ड हाउस मेक द नेटिव अचीव अमंग एस्ट्रोलॉजर्स। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है व्हेन सेकंड हाउस लॉर्ड इज स्ट्रांग, यानी कि सेकंड लॉर्ड, एंड मरकरी इज पोजिटेड इन द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ और 11th हाउस, द नेटिव विल बी वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। तीसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया है इफ जुपिटर इन हिज एक्सल्टेशन ऑक्यूपाई द सेकंड हाउस, द नेटिव विल बी द बेस्ट अमंग एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये 3 योग हैं जो कि जातक तत्वम में प्रमुखता से दिए गए हैं। तो मैंने 3 क्लासिक्स के आपको बता दिए, सरवाड़ चिंतामणि, जातक परिजात और जातक तत्वम। तो इनका अगर आप निष्कर्ष देखते हैं तो वही निकल करके आता है कि बुध को, गुरु को और सेकंड हाउस को आपने इसमें जरूर लेना है। साथ ही भावों की अगर हम बात करें तो लग्नेश का अष्टम से रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पहले, दूसरे, 5वें, 8वें भावों के बीच आपस में रिलेशन हो। अगर ये रिलेशन D1 में हल्का बन रहा है तो कम से कम D9 में स्ट्रांग हो, और D9 में वैसे भी जो कोई अगर प्लैनेट भी अगर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है या इन हाउसों के बीच रिलेशन वहां ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके साथ ही आप उस योग को भी चेक कर लें जो बुध और गुरु वाला मैंने बताया था। बुध और गुरु की युति हो, दृष्टि संबंध हो, किसी भी तरीके से रिलेशन बन रहा हो तो ये भी वहां पे 4 चांद लगा देता है। तो चलिए अब हम जिसका बहुत देर से वेट कर रहे थे, डॉक्टर KN राव सर की जन्म पत्री को देखते हैं, और वहां पे देखते हैं कि ऐसे कौन से ज्योतिषीय योग थे कि सर को इतनी बड़ी वाक सिद्धि प्राप्त थी। ये लग्न कुंडली ली है मैंने केवल यहाँ पे, जो आपका मेन चार्ट होता है। और डॉक्टर KN राव सर की जो जन्मपत्री है वो तुला लग्न की है, 7 नंबर है यहाँ पे। और जो लग्नेश है वो देखिए लग्न में ही स्थित है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके प्रथम भाव का, लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लग्न लॉर्ड यहीं बैठा हुआ है, और एक जो पॉइंट था हमारा कि लग्न का और अष्टम का संबंध आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लग्नेश शुक्र है उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में है, यानी कि यहाँ पे ये चीज इनबिल्ट है। जो तुला लग्न होता है उसमें ये चीज इनबिल्ट होती है, जो लग्नेश होता है वो अष्टमेश भी होता है, तो ये रिलेशन यहीं से आ गया। और वैसे भी मैं एक बहुत अच्छा आपको बताती हूँ चीज यहाँ पे, जो तुला लग्न होता है वो एस्ट्रोलॉजी करने के लिए या तपस्या करने वाले जो लोग होते हैं उसके लिए सबसे बढ़िया लग्न माना जाता है हमारे ज्योतिष में। बहुत बढ़िया लग्न है ये। तो लग्नेश लग्न में ही बैठा है, और यहाँ पे अष्टम का भी रिलेशन आ गया है। अब अगर हम भाव की बात करें, आप सेकंड हाउस को देखिए, इनका सेकंड हाउस कितना सुंदर है। आप देखिए सेकंड हाउस में बृहस्पति की दृष्टि है, और वो बृहस्पति भी जो है एग्जॉल्टेड है। 5वीं दृष्टि आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड हाउस पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस है बृहस्पति का। इसके साथ ही जो सेकंड लॉर्ड है वो लग्ना में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है। हालांकि राशि शत्रु राशि जरूर है, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ये बेनिफिक प्लैनेट हैं।
मंगल पे कोई भी ऐसे ग्रह का प्रभाव नहीं है जो बहुत ज्यादा मैलेफिक होता है, यानी कि सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं। तो सर को वैसे भी देखिए, जुपिटर क्योंकि सेकंड हाउस को देख रहा है तो वाक सिद्धि भी थी उनको। एक ज्योतिषी होने के साथ साथ वाक सिद्धि भी थी। वो जो कुछ भी बोलते थे वो हमेशा सच होता था, उनका कोई भी प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं हुआ। अब हम अगर हम पंचम भाव पे जाते हैं तो देखिए, जो फिफ्थ लॉर्ड है वो शनि बनता है, और शनि जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और तीसरे भाव में मैलेफिक प्लेनेट बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और ये पंचमेश जो शनि है वो देखिए गुरु की राशि में है। अगर आप देखेंगे तो शनि पे भी कोई भी पाप दृष्टि नहीं है। अगर आप देखें, और पंचम भाव को उसका स्वामी देख रहा है शनि तीसरी दृष्टि से। एक, दो, तीन। फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी स्ट्रांग है। सेकंड हाउस अच्छा है, उसका लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में है। अब अगर हम एट्थ हाउस में जाएं तो आप देखिए, जो एट्थ हाउस है उसका जो स्वामी है वो शुक्र है, और वो लग्न में बैठा है अपनी ही राशि का। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस और एट्थ का रिलेशन भी है, और एट्थ हाउस भी अच्छी स्थिति में है। तो आप देखिए, चारों भाव जो मैंने बताए थे वो बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि इनका रिलेशन भी बन रहा है। दूसरे का जो लॉर्ड है वो लग्नेश और अष्टमेश के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि पंचम का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप D9 चार्ट में जाते हैं तो वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियरली दिखती है। अब अगर हम ग्रहों की बात करें तो मैंने आपको दो ग्रह बताए थे, बुध और गुरु। अब आप देखिए, गुरु तो यहाँ पे एग्जॉल्टेड होकर के बैठे हुए हैं, उच्च के गुरु हैं, सबसे बली केंद्रा में बैठे हुए हैं 10th हाउस में। बहुत ही स्ट्रांग जुपिटर है ये। और जुपिटर बिल्कुल पीड़ित नहीं है, जो दिखाता है सर के आइडियलिज्म को दिखाता है, उनके ज्ञान को दिखाता है। यहाँ से ही पता लगता है कि सर जो हैं एक नॉर्मल इंसान से हट करके बहुत बड़े योगी भी थे, वो तपस्वी हैं एक तरीके के। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये गुरु उनको दे रहा है। बहुत ही अच्छी स्थिति में गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है केंद्र में, और बिल्कुल अपनी किरणों से पूरे केंद्र को प्रकाशित कर रहा है। केंद्र में तीन तीन बेनिफिक प्लेनेट हैं। ये जो गुरु है उनका गज केसरी में भी शामिल है, चंद्रमा और गुरु केंद्र में है एक दूसरे से। इसकी किरणें पूरे चार्ट को प्रकाशित कर रही हैं, इतनी अच्छी स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर हम दूसरे ग्रह बुध को देखें तो देखिए, बुध यहाँ पे द्वादश में जरूर गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेनेट अगर किसी खराब हाउस में गया है तो लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए। ये बुध यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बुध भी एग्जॉल्टेड है, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है। दोनों प्लेनेट बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। और लग्नेश को और सेकंड लॉर्ड को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें आपने देखा कि जो भी हमें कॉम्बिनेशन चाहिए एक अच्छे ज्योतिषी के लिए वो सारे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा ये है कि गुरु सेकंड हाउस को देख रहा है, उनको वाक सिद्धि भी दे रहा है यहाँ पे। और फिफ्थ हाउस उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहा है और फिफ्थ लॉर्ड इतनी अच्छी कंडीशन में है। तो यहाँ पे सारी फिफ्थ हाउस की चीजें भी बहुत अच्छे से आती हैं। तो यहाँ पे आपको D1 चार्ट बहुत अच्छे से दिखा रहा है। अगर D9 चार्ट में भी हम जाते हैं तो D9 चार्ट भी सर का और ज्यादा अच्छे से दिखाता है। और जेमिनी के भी काफी योगाज होते हैं, वो भी यहाँ पे भी लगते हैं और D9 चार्ट में भी लगते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।